दुल्हन बनी है गौरव मैया नंदी पे है शंकर यहाँ छेड़ रही गौरा को बराती बड़ भयंकर यहाँ छेड़ रही गौरा को बराती बड़ भयंकर बची है धूम रहे सर घूम बची है धूम अजी चांद सितारे आसमान से झांकेंगे भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे भोलेनाथ की शादी हम तो हेलो 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 भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे अजय राजपूत हेलो 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 युगों युगों में बनती है कभी शिव का राशि जोड़ी एक बभूति वाले बाबा गौरा गौरी गौरी एक बभूति वाले बाबा गौरा गौरी गौरी प्यार का खेल हुए हैं मेल गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी, की हाल चाल जी? कुमारी बांटेंगे भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे गुड इवनिंग मधु, गुड इवनिंग जी, क्या हाल चाल हैं? गुड इवनिंग आकाश, गुड इवनिंग पूजा। एनीवन नो दैट जीएसटी रिवीजन कब होगी? जीएसटी रिवीजन स्टार्ट होगी थी 15 मार्च से, मेरे को लग रहा है। मेरे को हर क्लास से पहले, या तो मेरे को इस बार समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो गया जीएसटी में और ऐसा क्या हो गया इनकम टैक्स में। कहीं नोटिफिकेशन तो नहीं आ गई इंस्टीट्यूट की इस बार इनकम टैक्स आएगा ही नहीं? एक बार बताना मुझे यार। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद नोटिफिकेशन ही ना आ गई हो कि इस बार इनकम टैक्स नहीं आएगा, सिर्फ जीएसटी पूछेंगे। भाई शायद मैं अपडेट नहीं हूँ, मेरे को लग रहा है कि या तो मैंने नोटिफिकेशन ना पढ़ी हो। भाई ये नोटिफिकेशन तो आई है कि सीए इंटर और फाउंडेशन के अब से 3 बार एग्जाम होंगे साल में, फाइनल के 2 बार ही होंगे। वो तो नोटिफिकेशन मैंने देखी है। भाई ऐसे कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है कि इनकम टैक्स नहीं पूछेंगे, खाली जीएसटी ही पूछेंगे 100 नंबर का। और मैं भाई साहब इनकम टैक्स कराता जा रहा हूँ, पता लगे इनकम टैक्स आना ही ना हो। ऐसा कुछ तो नहीं है? सर एग्ज़ाम 3 बार होंगे अब। हाँ, सीए इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशन आ जाएगी, मतलब न्यूज़ आ गई है। और अब ये नहीं पता कि अब कब कब होंगे, अभी पूरी उसके FAQs नहीं आए हैं। तो वो जब आएंगे तब पता लगेगा। अभी तो बस ये पता लगा है कि 3 बार एग्ज़ाम होंगे बस, सीए इंटर और फाइनल के। सर जीएसटी की वेटेज बढ़ गई है, इसलिए इज्जत भी बढ़ गई है जीएसटी की, वही मेरे को लग रहा है। नहीं तो पहले कोई पूछता नहीं था जीएसटी को। चलो कोई बात नहीं, जीएसटी भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन मत लो जी। ठीक है, जीएसटी भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, सीएस के नहीं, सीएस के 2 ही बार हैं। सीएस के 2 ही भाई हैं। सो दो ही मतलब जैसे सीएस के चलते हैं वैसे ही चलते हैं। सीए के नोटिफिकेशन आई है 3 बार होंगे। अरे नालायक, जीएसटी। अब सुनो ध्यान से, कोई तुमसे पूछे कि जीएसटी स्टार्ट कब होगा, अपने आप यहाँ पर मैसेज कर दिया करो 15 मार्च को होगा। ठीक है ना? मैं बार बार मैसेज नहीं कर रहा जीएसटी स्टार्ट कब होगा। चलो सर, फरवरी जून और अक्टूबर देखते हैं। नोटिफिकेशन आई थिंक अभी आई नहीं है, बट देखते हैं क्या कब कैसे होंगे। चलो उसको एक बार छोड़ दो, अब फटाफट से एक बार यहाँ पे आ जाओ। कैपिटल गेन आज हमें करना है जी यहाँ पे। ठीक है जी, आज हमें कैपिटल गेन हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, और कैपिटल गेन के कुछ प्रोविज़न आज हमें और डिस्कस करने हैं। अब लास्ट क्लास में बेसिक बेसिक बातें तो हमने कर ली थी जी। ठीक है जी, लास्ट क्लास के अंदर बेसिक बेसिक बातें तो हमने कर ली थी। ठीक है ना? अब लास्ट क्लास के अंदर बेसिक बेसिक बातें हमने कौन सी कर ली थी, तो एक बार फटाफट से वो देख लेते हैं जी। एक तो सेक्शन नंबर 45(1) कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन वो हो गया था। फिर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन 214 ये हमने कंप्लीट कर लिया। ट्रांसफर की डेफिनेशन 247 ये हमने कंप्लीट कर लिया। फिर सेक्शन 48 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन वो हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर हमने सेक्शन नंबर 242 कैपिटल ए कि कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म कब होंगी, लॉन्ग टर्म कब होंगी, वो हमने यहाँ पे 242 ए में कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर अगला पॉइंट हमने कौन सा कंप्लीट किया था? हाँ, 55 में कोआ निकालने वाला जो अदर कैपिटल एसेट है, उस केस में कोआ हम क्या लेंगे, वो सारी बातें भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है जी। अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ, कुछ बेसिक बेसिक बातें हमें और यहाँ पे देखनी है। सबसे पहली बात, एक तो इनटेंजिबल एसेट की कॉस्ट हमें क्या लेनी है, एक तो पहले फटाफट से वो देख लेते हैं। उसके बाद शेयर्स
एंड सिक्योरिटीज वाले केस में कॉस्ट क्या लेनी है, एक बार फटाफट से वो देख लेते हैं कि इंटेंजिबल एसेट वाले केस में क्या होगा एंड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज वाले केस में क्या होगा, इन दोनों केस में क्या होगा, एक बार फटाफट से वो देख लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमें स्टार्ट करना है, एक तो सेक्शन नंबर 45(2) मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हमें देखना है आज। उसके बाद सेक्शन नंबर 45(5) ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम चेक करेंगे आज। एक सेक्शन फिर 45(5)(a) इसको भी आज हम देख लेंगे होपफुली, और एक सेक्शन है 45(1)(a) इसको भी आज हम होपफुली यहाँ पे देख लेंगे जी, ठीक है जी। बट एक बार पहले फटाफट से कॉस्ट के बारे में चेक करते हैं। याद करो, अब लास्ट क्लास के अंदर मैंने क्या बताया था कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने कहा था कि जो भी आपकी कैपिटल एसेट होती है ना, उस कैपिटल एसेट की आपकी 3 कैटेगरी यहाँ पे निकल के आती है। पहली बात तो एक तो आपकी निकल के आती है इंटेंजिबल एसेट्स वाले केस में कॉस्ट क्या होगी, एक शेयर्स एंड सिक्योरिटी वाले केस में कॉस्ट क्या होगी, और एक अदर कैपिटल एसेट वाले केस में कॉस्ट क्या होगी। ये 3 पॉइंट यहाँ पे निकल के आते हैं। अब अगर अदर कैपिटल एसेट की बात करूंगा, इसके अंदर 2 केस मैंने बताए थे, या तो वो लैंड और बिल्डिंग की बात करेंगे या वो लैंड और बिल्डिंग को छोड़कर उसकी बात करेंगे। अब लैंड बिल्डिंग वाले केस के अंदर मैंने 2 केस बताए थे, या तो 141 से पहले होगी या 141 के बाद की होगी। तो 141 के बाद तो जो एक्चुअल कॉस्ट होगी वो बन जाएगी। अगर 141 से पहले की है तो परचेज प्राइस और 141 की एफएमवी 141 की एसडीवी इनमें से लेस कंपेयर करेंगे परचेज प्राइस से, इनमें से हायर, ये तुम्हारी कॉस्ट बनेगी लैंड बिल्डिंग वाले केस में। और अदर्स वाले केस में क्या होगा, 141 के बाद तो नॉर्मल, 141 से पहले परचेज प्राइस और 141 की एफएमवी विच एवर इज हायर, ये तुम्हारी कॉस्ट बनेगी अगर वो लैंड बिल्डिंग में कवर नहीं होता। अब एक बार इनटेंजिबल की बात कर लेते हैं जी। अगर बात करूंगा इनटेंजिबल की ना, तो यहाँ पे 2 केस निकल के आते हैं। या तो गवर्नमेंट कहती है कि वो इनटेंजिबल जो होगी या वो क्या होगी, सेल्फ जनरेटेड होगी, और या वो क्या होगी, एक्वायर होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं गुडविल की बात करता हूँ। अब अगर मान लो मेरी बिजनेस की है, मैंने अपना बिजनेस बेच दिया और मैंने अपने बिजनेस की गुडविल खुद बनाई थी, सेल्फ जनरेटेड थी। अब अगर मेरी गुडविल सेल्फ जनरेटेड है और उसको मैंने बेच दिया, तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने इनटेंजिबल एसेट्स सेल कर दी हैं और अगर वो सेल्फ जनरेटेड थी तो उसकी कॉस्ट क्या बनेगी, निल बनेगी। उस केस में कोई भी कॉस्ट हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। फिर एक्वायर वाले केस में क्या होगा, एक्वायर वाले केस में जिसने मेरी गुडविल खरीदी है उसके हाथ में कॉस्ट क्या बनेगी, ऑब्वियस सी बात है परचेज प्राइस बनेगा। तो सेल्फ वाले केस में, सेल्फ वाले केस में निल बनेगी। साउंड कम आ रही है क्या, हेलो हेलो हेलो, साउंड तो पूरी है नालायक, ठीक है जी। चलो, तो सेल्फ वाले केस में क्या बनेगी, निल बनेगी। एक्वायर वाले केस में क्या बनेगी, परचेज प्राइस बनेगी। ये आपकी गुडविल यहाँ पे निकल के आ रही है। बट एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपने गुडविल मतलब इनटेंजिबल एसेट अगर आपने 141 से पहले एक्वायर की है, तो स्पेशल पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है कि एफएमवी वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। मतलब अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि गुडविल ऑफ बिजनेस है या गुडविल ऑफ प्रोफेशन है, और अगर मान लो आपने 141 से पहले एक्वायर की है, तो गलती से भी एफएमवी वाला ऑप्शन नहीं बनेगा। जो एक्चुअल परचेज प्राइस होगा, जो एक्चुअल परचेज प्राइस होगा वही तुम्हारी कॉस्ट बनेगी। 141 की एफएमवी हमें इनटेंजिबल वाले केस में कंसीडर नहीं करनी, बस ये पर ध्यान दो। अगर तुम्हें 141 की एफएमवी दी भी है, उसको तुम्हें इग्नोर करना है, उसको तुम्हें कंसीडर नहीं करना, ये बात ध्यान देना। ये सारी की सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। अब ये सारी बातें डिस्कस करने के बाद ना, फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि शेयर्स एंड सिक्योरिटीज वाले केस में क्या ट्रीटमेंट करेंगे। इंटेंजिबल वाले केस में कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल है। सेल्फ वाले केस में निल लेंगे, एक्वायर वाले केस में परचेज प्राइस लेंगे। अगर 141 से पहले किया तो एफएमवी इग्नोर करेंगे, जो एक्चुअल परचेज प्राइस होगा उसकी हम कॉस्ट बना के चलेंगे। और इंडेक्सेशन जो हम करेंगे वो 1-2 से ही करेंगे, मतलब डिवाइड बाई करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई करेंगे जिस ईयर में ट्रांसफर करोगे उस अकॉर्डिंग आपका आई कोआ निकल कर आएगा इंटेंजिबल वाले केस में, बस ये पर ध्यान देना। फिर बात करो शेयर्स एंड सिक्योरिटी वाले केस में। अब शेयर्स एंड सिक्योरिटी वाले केस में 3 पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। या तो मैंने कहा था कि एक आपका, ठीक है जी, या तो मैंने कहा था, हाँ जी सुनो ध्यान से, या तो मैंने कहा था कि एक तो आपके ओरिजिनल शेयर्स होंगे जी, एक तो आपके क्या होंगे, ओरिजिनल शेयर्स होंगे। फिर दूसरे आपके यहाँ पे क्या निकल के आ रहे हैं, दूसरे आपका निकल के आ रहे हैं बोनस शेयर होंगे। और तीसरे फिर यहाँ पे आपके राइट शेयर निकल के आ रहे हैं। अब ओरिजिनल शेयर है, बोनस शेयर है, राइट शेयर है। अगर बात करूंगा ओरिजिनल शेयर, तो ओरिजिनल शेयर का नॉर्मली मतलब क्या होता है कि ऐसे सिक्योरिटी जो आपने डायरेक्टली मार्केट से परचेस की है। तो अगर मान लो कोई भी ओरिजिनल शेयर है, उस केस में कॉस्ट क्या बनेगी, जितने का भी आपने वो शेयर एक्चुअल में परचेस किया होगा वो उसकी कॉस्ट बन जाएगी। मतलब जो भी आपका परचेज प्राइस होगा ना, जो भी आपका परचेज प्राइस होगा ओरिजिनल शेयर की वो कॉस्ट बन जाएगी जितने का आपने एक्चुअल में परचेस किया होगा। फिर बोनस शेयर वाले केस में कॉस्ट क्या बनेगी, नील बनेगी, क्योंकि बोनस तो फ्री में इशू होता है। तो गवर्नमेंट कह रही है बोनस वाले केस में कोई भी कॉस्ट नहीं बनेगी। बोनस वाले केस में कॉस्ट क्या बनेगी, नील। भाई जो भी तुम बोनस बेचोगे उसका जो भी तुम्हारा प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा कैपिटल गेन निकल कर आएगा। उस केस में कोई भी टैक्सेबिलिटी वहां पे निकल के नहीं आएगी, बस ये पर ध्यान दो।
तीसरा पॉइंट फिर यहाँ पे निकल के आ रहा है राइट शेयर। राइट शेयर सबसे इंपॉर्टेंट है। राइट शेयर वाले केस में दो केस मैंने कहा था, याद करो मैंने कहा था कि कंपनी राइट का ऑफर निकालती है। अब कंपनी जब राइट का ऑफर निकालती है तो पुराने शेयर होल्डर को बोलती है कि हाँ भाई सुनो 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 कि 600 वाला शेयर 200 रुपए का लूट लो लूट लो। अब 600 वाला शेयर 200 रुपए का लूट लो ये हमने राइट का ऑफर निकाला है। ये किनको मिलेगा? पुराने शेयर होल्डर को। अब पुराने शेयर होल्डर के पास जब ये राइट का ऑफर जाएगा दो केस होंगे, या तो वो राइट का ऑफर एक्सेप्ट करेंगे या वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यही दो केस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं भाई, या तो वो क्या करेंगे ऑफर एक्सेप्ट करेंगे या वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब मुद्दा ही निकल के आ रहा है कि अगर वो राइट का ऑफर जो है वो एक्सेप्ट करेंगे तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं फिर जितने का आपने प्राइस पे किया होगा ना वही तुम्हारी कॉस्ट बन जाएगी। मतलब अगर 600 वाला शेयर 200 का 200 का, अगर 600 वाला शेयर 200 रुपए का लूट लो तो आपने मुझे कितने रुपए दिए? 200 रुपए। यही तुम्हारे हाथ में कॉस्ट बन जाएगी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के हाथ में, अगर आपने राइट वाला ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अब आप ये कहते हो कि भाई साहब जो मेरे को ना ये राइट का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना, मैं क्या किसी को आगे ट्रांसफर भी कर सकता हूँ? तो गवर्नमेंट कहते हैं यस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब तुम ये राइट का ऑफर आगे ट्रांसफर करोगे इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिनाउंसमेंट ऑफ राइट। कि मतलब मान लो कंपनी ने फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी ने क्या किया? अब रिलायंस कंपनी ने ऑफर दिया मुझे, जी ध्यान सुना मेरी बात को, रिलायंस कंपनी ने ये ऑफर दिया मुझे और मैंने आगे रिनाउंस कर दिया फॉर एग्जांपल मान लो रोहित को। अब क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है? मेरे को मिला, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने आगे रोहित को दे दिया, तो मेरे हाथ में कॉस्ट क्या बनेगी? नील बनेगी। अब एक बात मेरे को सोच के बताना, जब मैं रोहित को ये राइट का ऑफर दूंगा तो क्या मैं रोहित से कुछ पैसे चार्ज करूंगा? मैंने रोहित को बोला रोहित मेरे पास ना मतलब कंपनी का ना राइट का ऑफर आया है तो मैं शेयर खरीद सकता हूँ। तो रोहित ने कहा यार प्लीज मेरे को दे दो, मेरे को तुम्हारी कंपनी के ना शेयर खरीदने हैं। मैं कहा देख ये राइट का ऑफर है, वो लेगा? रोहित ने कहा हाँ हाँ लूंगा। कह रहे इस कागज में क्या लिखा है? मैं कहा वो नहीं बताऊंगा। अच्छा वैसे कागज में लिखा क्या है? हेलो भाई साहब कागज में लिखा क्या है? भाई एक बात है, वैसे जिस तरह से जीएसटी की इंक्वायरी आ रही है ना, मेरे को लग रहा है भाई साहब यूट्यूब फट जाएगा। और देखना इतने ही बच्चे आएंगे, इससे ऊपर नहीं आएंगे। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, जीएसटी भी जिस दिन स्टार्ट कर दूंगा ना, ऐसे कोई तबाही भाड़ नहीं आ जाएगी यहाँ पे। ऐसे नालायक हर दिल दुखा देते हैं लाइव में आके दिल दुखा देते हैं मेरा, जैसे पता नहीं कितने बच्चे वेट कर रहे हैं जीएसटी कब स्टार्ट होगा, कितनी जीएसटी कब स्टार्ट होगा। पाप लगेगा तुम्हें, ध्यान रखना नालायकों तो गई। इधर सुनो ध्यान से, ऐसा पता नहीं जीएसटी में क्या त्राही त्राही मच गई है तुम्हारी। मेरा मन करता है अभी मैं कैपिटल गेन छोड़ के जीएसटी स्टार्ट कर दूं। जीएसटी इंडिया में 1 जुलाई 2017 को आया था, जेएनके में 8 जुलाई को आया था। ओ नालायक कहीं के। सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? हाँ कि मतलब मैंने रोहित को बोला, मैंने कहा भाई राइट का ऑफर है। अब इसमें क्या लिखा है? 600 वाला शेयर 200 रुपए का लूट लो। अब इसमें मुद्दा ही निकल के आ रहा है कि 600 वाला शेयर 200 रुपए का लूट लो। अब क्या मैं रोहित को ये 200 रुपए का ही दूंगा? सोच के बोलना, क्या मैं रोहित को 200 रुपए का दूंगा? आंसर इज नो, 200 रुपए का नहीं दूंगा। मैंने बोला रोहित मैं ना तेरे को ऐसा करता हूँ, ये ऑफर लेटर तेरे को 100 रुपए का देता हूँ, मैं तेरे को ना ऑफर लेटर 100 रुपए का देता हूँ। तो रोहित ने कहा ठीक है। इसमें क्या लिखा है? मैं कहा जो भी लिखा है तुझे फायदा होगा। अब सोच के बोलना, कंपनी ने मुझे ऑफर लेटर दिया, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने रोहित को 100 रुपए का दिया। अब ये 100 रुपए जो मुझे आ रहा है ये क्या सारा का सारा मेरे हाथ में कैपिटल गेन है या नहीं है? जल्दी बताओ रे, क्या 100 रुपए का मेरे हाथ में कैपिटल गेन है या नहीं है? जल्दी बोलो फटाफट से। क्या 100 रुपए का मेरे हाथ में कैपिटल गेन बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इसकी कॉस्ट तो मेरे हाथ में नील बनेगी। रीजन क्योंकि मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। जब मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया कॉस्ट बनेगी नील। जो मेरे को रोहित से मिला वो सारा का सारा मेरा कैपिटल गेन है, कोई पैसे की टैक्सेबिलिटी यहाँ पे मतलब पूरे के पूरे 100 रुपए कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी आएगी, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद अब रोहित के हाथ में कॉस्ट क्या बनेगी? सोच के बोलना। अब जब रोहित के हाथ की बात करूंगा तो रोहित के हाथ में आ गया, इसके हाथ में कॉस्ट क्या बनेगी? एक तो जितना इसने मेरे को पे किया 100 रुपए, और जितना वो कंपनी को पे करेगा, कितना पे करेगा? 200, 200 प्लस में 100, 300 रुपए कॉस्ट रोहित के हाथ में बन जाएगी। ये राइट शेयर का ट्रीटमेंट होता है, बस ये पर ध्यान दो। मैं दोबारा बोलूंगा, दिमाग खोल के सुन लेना। पहला, या तो मैं राइट का ऑफर एक्सेप्ट करूंगा या मैं ये ट्रांसफर कर दूंगा। अगर मैं एक्सेप्ट करूंगा तो प्राइस एक्चुअली पेड, अगर मैं रिनाउंस कर दूंगा मेरे हाथ में नील बनेगी, सामने वाले के हाथ में कॉस्ट क्या बनेगी? जितना वो मुझे पे करेगा प्लस जितना वो कंपनी को पे करेगा उसके हाथ में वो कॉस्ट बन जाएगी राइट वाले केस में, बस ये पर ध्यान दो। एक बात और ध्यान देना चाहिए, अब अगर आपने कोई भी शेयर 141 से पहले परचेज किए हैं तो आपको यहाँ पर एफएमई वाला ऑप्शन मिल जाएगा।
शेयर्स वाले केस में ऑप्शन मिल जाता है। इट मीन्स अगर कोई शेयर 141 से पहले हैं तो परचेज प्राइस और 141 की फेयर मार्केट वैल्यू, इनमें से हायर जो होगी वो तुम्हारी कॉस्ट निकल के आ जाएगी जी। ये पॉइंट आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है, बस ये पर ध्यान डन कर दूं जी। तो ये शेयर्स वाले केस में ट्रीटमेंट निकल के आता है, बस ये पर ध्यान देना। क्या पैक कर सकता हूँ जी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। अब एक बार यहाँ पे आओ जी। अब जो मैं करवाने जा रहा हूँ, पहले मेरे को समझ नहीं आ रहा 50C कराऊँ या वो 4 सेक्शन कराऊँ। पहले 50C करा दूँ? 50C थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, इंपॉर्टेंट तो सारे कराने तो मुझे सारे ही हैं। पहले एक बार 4 कराऊँ या 50C कराऊँ? चलो ठीक है, आ जाओ। अब इधर सुनो ध्यान से। अब मैं आपको करवा देता हूँ जो आपके पहले 4 सेक्शन है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर 50C डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। चलो इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब एक बात मेरे को बताओ, चार्जिंग सेक्शन 45(1) क्या कहता है बताओ सर। 1 फरवरी 18 वाले का क्या? अरे वो तो उसमें था 112 कैपिटल ए, जब करेंगे उसको देखेंगे अभिषेक। वो तो जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 करेंगे ना, कि 112 में कब आता है, उसकी कंडीशंस हैं कि 18 के बाद बेचा हो, एसटीटी पे किया हो तो 1 लाख तक एग्जम्प्ट होगा, 1 लाख के बाद टैक्सेबल होगा। वो यहाँ पे कवर नहीं है। तो शेयर की नॉर्मली कॉस्ट बन रही है, कॉस्ट निकाल कोवा निकालने का, उसकी कॉस्ट निकालने का तरीका तो 112A के अंदर है। सर जीएसटी कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, सॉरी मेरे प्रियजनों, मैं जीएसटी स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। इधर देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब 45(1) ने क्या बोला कि भैया पहली बात तो इनकम होनी चाहिए, इनकम ट्रांसफर से होनी चाहिए, ट्रांसफर कैपिटल एसेट का होना चाहिए। तो भैया इनकम होनी चाहिए, इनकम ट्रांसफर से होनी चाहिए, ट्रांसफर कैपिटल एसेट का होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो उस इनकम पर कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा उस प्रीवियस ईयर में जिस ईयर में ट्रांसफर करोगे, बस ये पर ध्यान दो जी। तो सिंपल सी बात, मेरा कहने का मतलब क्या है जी, 45(1) इनकम ट्रांसफर हो, ट्रांसफर कैपिटल एसेट का हो, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो उस इनकम पर कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा उस ईयर में जिस ईयर में ट्रांसफर करोगे। बट गवर्नमेंट कहती है 4 सेक्शन ऐसे हैं, प्लीज हाँ सुनना करुणा अंश, एक बार दोबारा बोलो आपको क्या डाउट है। 4 सेक्शन ऐसे हैं, प्लीज मेरी बात सुनो पहले। 4 सेक्शन ऐसे निकल के आ रहे हैं कि जिस ईयर में गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जिस ईयर में ट्रांसफर करोगे ना उस ईयर में कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। पहली बात ये समझो, नॉर्मल प्रोविजन क्या कह रहा है, नॉर्मल क्या कह रहा है, नॉर्मल कह रहा है जिस ईयर में ट्रांसफर उसी ईयर में कैपिटल गेन टैक्सेबल। 4 सेक्शन ये बात कह रहे हैं कि ट्रांसफर किसी अलग साल में होगा, टैक्सेबल किसी अलग साल में होगा, ये दोनों सेम ईयर में नहीं होंगे। मतलब ट्रांसफर किसी अलग साल में, टैक्सेबल किसी अलग साल में, ये दोनों जो होंगे वो अलग अलग साल के अंदर होंगे, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। अब ये 4 सेक्शन कौन कौन सी हैं? सबसे पहला सेक्शन 45(1)(a), फिर यहाँ पे अगला आता है जी 45(2), फिर यहाँ पे आता है 45(5)(a), फिर यहाँ पे आता है जी 45(5). ये 45(1)(a) है, ये 45(2) है, ये 45(5)(a) है, और ये आपका 45(5) है। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब ये 45(1)(a) और ये 45(2) और ये 45(5)(a) और ये 45(5). अब सुनो इसका फंडा क्या निकल के आ रहा है। सबसे पहली बात करते हैं 45(1)(a). 45(1)(a) क्या कहता है? 45(1)(a) कहता है आपके पास एक कैपिटल एसेट है। ध्यान सुनना मेरी बात को, मैं आराम से करवा रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करूंगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है 45(2) और 45(5) में से तो कंफर्म बन सकता है। एक कैपिटल सेट है, कैपिटल एसेट आपकी हो गई डिस्ट्रॉय। अब कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो गई तो इसका मान लो तुमने इंश्योरेंस करवाया हुआ था। पहली बात 45(1) तब लगेगा अगर इंश्योरेंस है एंड इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। इंश्योरेंस था तुम्हारा, क्लेम नहीं मिला, 45(1) लगेगा ही नहीं। 45(1) एप्लीकेबल ही तब होता है अगर तुम्हें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होगा, तब 45(1) लगेगा, नहीं तो 45(1) नहीं लगेगा। अब सुनो ध्यान से जी, इंश्योर डिस्ट्रॉय हो गई, इसका आपका इंश्योरेंस था, इसका आपका क्या था जी? इंश्योरेंस था। अब अगर इसका आपका इंश्योरेंस था, ठीक है जी, अब इसका मान लो अब क्या था? इंश्योरेंस था जी। अब अगर इसका मान लो इंश्योरेंस था, अब गवर्नमेंट कह रही है इंश्योरेंस था, अब क्या हुआ? आपका कैपिटल सेट है, डिस्ट्रॉय हो गई, इसका आपका इंश्योरेंस था।
अब इंश्योरेंस वाले जांच पड़ताल करेंगे और ये एसेट डिस्ट्रॉय हुई सन 2022 में और इसका इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला सन 2023 के अंदर। अब एक बात मेरे को बताओ, मुद्दा ही निकल के आ रहा है कि जब मेरी एसेट डिस्ट्रॉय होगी ना तो गवर्नमेंट कहते हैं इस डिस्ट्रॉयमेंट को हम क्या बोल देंगे, ट्रांसफर बोल देंगे। भाई जहां तेरी एसेट डिस्ट्रॉय हुई, डिस्ट्रॉय किसी वजह से हुई, फ्लड से हुई, टाइफून से हुई, मान लो अर्थक्वेक आ गया, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, कोई वॉर छिड़ गया, किसी वजह से अगर डिस्ट्रॉय हो गई है तो जिस ईयर में डिस्ट्रॉय हुई उस ईयर को ट्रांसफर बोल देंगे कि वो ईयर ट्रांसफर का है, वो ईयर ट्रांसफर का है। और जब तुझे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा हम टैक्सेबिलिटी करेंगे उस साल में। अब एक बात मेरे को सोच के बताना, ट्रांसफर कहां पर बना दिया 2022 में, जहां पे डिस्ट्रॉय हुई, ट्रांसफर का बन गया 22 में, टैक्सेबिलिटी कहां पर हो रही है 23 में। तो सबसे बड़ा मुद्दा ही निकल के आ रहा है कि जब मैं 2023 में टैक्सेबिलिटी करूंगा तो कैपिटल गेन के लिए मुझे आई कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट लेनी पड़ेगी, आई को लेनी पड़ेगी, आई को लेनी पड़ेगी, आई को लेनी पड़ेगी। तो इंडेक्सेशन मैं कहां तक करूंगा, 23 तक करूंगा, 22 तक करूंगा। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई 22 तक करेगा। होल्डिंग पीरियड मैं कहां तक लूंगा, पोहा, होल्डिंग पीरियड कहां तक लूंगा, 22 तक लूंगा। सब कुछ 22 तक करूंगा, सिर्फ कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी को डेफरमेंट किया गया है 2023 में और किसी को डेफरमेंट नहीं किया गया, बस ये पर ध्यान दो। मतलब सारा का सारा मुझे 22 तक करना है, इंडेक्सेशन 22 तक करनी है, होल्डिंग पीरियड मुझे 22 तक लेना है, सब कुछ मुझे 22 तक करना है। टैक्सेबिलिटी जो निकल के आ रही है वो मुझे 2023 में करनी है और मुझे कुछ 2023 में नहीं करना, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? हेलो भाई साहब, सर सारांश में 6 हैं, सारांश में गलत दे रखा है जी, 45(3) और 45(4) उसमें उन्होंने ये भी देखा 45(3) और 45(4) उसकी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं है। 45(3) और 45(4) में जिस ईयर में ट्रांसफर करते हैं उसी ईयर में टैक्सेबिलिटी होती है। और ये मैं तुम्हें सारांश में ही दिखा दूंगा, ये सारांश में लिखा हुआ है तो उन्होंने गलती से वहां पे लिख दिया। 4 एक्सेप्शन है, वैसे 5 हैं, एक 45(1)(b) है, तो 45(1)(b) अभी हमारे काम की नहीं है, तो मैं इन 4 हैं, 45(1)(a), 45(2), 45(5), 45(5)(a), आपको ये 4 एक्सेप्शन ध्यान देनी है, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी, चलो अब सुनो ध्यान से, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अच्छा एक बार अब यहाँ पे अगला पॉइंट हो। आगे एक बच्चा कहता है सर अगर मान लो इंश्योरेंस कंपनी से मुझे पैसा नहीं मिल रहा, मान लो जो मेरी एसेट जल गई ना, एसेट के बदले में एसेट मिल रही है, तो क्या होगा? भाई जैसे मान लो मेरी एसेट जल गई, इंश्योरेंस कंपनी वाले मुझे एसेट के बदले में एसेट दे रहे हैं, तो क्या होगा? तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो तुम्हें बदले में एसेट मिल रही है उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी वो तुम्हारा सेल कंसिडरेशन बन जाएगी। अगर पैसा मिल रहा है तो वो तुम्हारा सेल प्राइस है, अगर एसेट के बदले में एसेट मिल रही है तो उसकी एफएम भी तुम्हारा सेल प्राइस है। कोस्ट तुम्हें पता होगी, उसको आई को में कन्वर्ट करके कैपिटल गेन निकाल दो, काम खत्म करो। सिंपल सिंपल सिंपल, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का लोग कर सकता हूँ। तो बस ये ध्यान देना है, जब डिस्ट्रॉय हुई ट्रांसफर, इंश्योरेंस कंपनी से जब पैसा मिला उस ईयर में टैक्सेबल, पोहा डिस्ट्रॉय तक लेना है, होल्डिंग पीरियड डिस्ट्रॉय तक, इंडेक्सेशन डिस्ट्रॉय तक। सेल प्राइस क्या बनेगा? जो पैसा मिलेगा वो, और अगर पैसा नहीं मिल रहा है एसेट मिल रही है तो एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू ये तुम्हारा सेल प्राइस बन जाएगा। ये सारी बातें आपकी यहाँ पे निकल के आ रही है। ठीक है जी, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अगला पॉइंट फिर यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, दैट इज 45(2). अब 45(2) पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? अब 45(2) थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सुनना 45(2) क्या कहता है। 45(2) कहता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ यार, इसको मैं क्लास में भी एग्जांपल देता था वैसे, जैसे मेरे हाथ में ना ये ना चांदी का कड़ा है। अब पहले तो चांदी का कड़ा, क्या ये कड़ा कैपिटल एसेट है या नहीं है? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, क्या ये कड़ा कैपिटल एसेट है या नहीं है? क्या ये कड़ा एसेट एफएमवी ऑन डिस्ट्रॉय? हाँ बिल्कुल, जिस ईयर में ट्रांसफर, एफएमवी वहीं की लेनी होती है, ट्रांसफर की, सब कुछ ट्रांसफर तक का लेना है, सिर्फ टैक्सेबिलिटी जो हो रही है वो उस ईयर में हो रही है जिस ईयर के अंदर पैसा आपको मिलेगा जी। क्या ये, हेलो भाई साहब, क्या ये कड़ा कैपिटल एसेट मेरी है या नहीं है? बिल्कुल है। रोहित कैसी बात कर रहे हो? ज्वेलरी, ज्वेलरी तो बाहर है ना, सिल्वर यूटेंसिल्स नहीं है नालायक, गोल्ड का नहीं है, सिल्वर का है भाई। ये चांदी का कड़ा भी कैपिटल एसेट होता है, क्या हो गया तुम्हें? चांदी के बर्तन नहीं होते, ये बर्तन तो नहीं है, इससे मेरे से सब्जी खाई नहीं जाती, मैंने खा के देखी थी सब्जी नहीं खाई जाती। मैंने कल इसको रोटी भी खा के देखी, रोटी भी नहीं खाई जा रही, सब्जी निकल जाती है, सब्जी फिट नहीं बैठती। तो ये बर्तन है क्या तुम्हारे? तो ये कैपिटल एसेट बनेंगे, बन गए नहीं बन गए? बिल्कुल बन गया जी, नालायक। अब क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है कि चांदी का कड़ा जो है मेरे हाथ में कैपिटल एसेट है। अब सेल का क्या बताया, रिपीट करो। अरे मैंने ये बताया मेरे बच्चे कि जिस ईयर में ट्रांसफर होगा उस ईयर का हमें एफएम लेनी होती है, उस ईयर की टैक्सेबिलिटी जो करनी होती है वो उस साल में करनी होती है जिस साल में इंश्योरेंस क्लेम मिला है या जिस साल में एसेट मिली है।
बट होल्डिंग पीरियड, इंडेक्सेशन, तुम्हें सब कुछ ट्रांसफर तक करना है। ट्रांसफर का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। अब मैं आगे इसको आगे बढ़ सकता हूँ जी। ठीक है, तो भाई ये सिल्वर यूटेंसिल्स तो नहीं है, ये तो कंफर्म मेरे लिए तो नहीं है, तुम्हारे लिए पता नहीं। अब तुम भाई साहब अंगूठियों से भी रोटियां खा लो, उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट मेरे अकॉर्डिंग अभी तक तो ये नहीं है। यूटेंसिल्स में गवर्नमेंट ने इसे कवर नहीं किया हुआ, तो कैपिटल एसेट है। अब ये चांदी का कड़ा मान लो मैंने लिया था सन 2010 में, ये लिया फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये का। अब क्या हुआ, मैंने कहा यार अब ना पढ़ाना ना छोड़ देता हूँ, बहुत हो गया पढ़ाना भाई। 33,000 इस टाइम बच्चा लाइव आ रहा है, कितना बच्चा लाइव आ रहा है। तो मैंने कहा बस यार अब बहुत पढ़ा लिया, अब मैं छोड़ देता हूँ पढ़ाना। अब मैं ना ज्वेलरी की दुकान खोल देता हूँ, अब मैं ज्वेलरी की दुकान खोल देता हूँ। तो मैं एमसीक्यूज करूँ ना, आ जाए एमसीक्यूज का क्वेश्चन बैंक मेरे टेलीग्राम पे डाला हुआ है, और जो अमेंडेड जो चैप्टर्स हैं उसका अलग से अभी आएगा। ठीक है जी, तो मैंने कहा यार अब अपना क्या करते हैं, इसको ना मैं ज्वेलरी की दुकान खोल देता हूँ और ज्वेलरी की दुकान पे कड़ा रख देता हूँ। और ये बात मैंने सोची, मान लो 2023 में मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया ज्वेलरी का। अब मैंने अपना ज्वेलरी वाला बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब ये क्या हुआ, ये कड़ा मैं अपने इस बिजनेस में लेकर आ गया। अब जब ये कड़ा मैं अपने इस बिजनेस में लेकर आ गया, जब ये कड़ा मैं अपने इस बिजनेस में लेकर आ गया, क्या मैं कह सकता हूं कि कैपिटल एसेट ये स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो गया? क्योंकि अब ये कड़ा जब इस बिजनेस के अंदर आया, ये कड़ा क्या बन गया, स्टॉक इन ट्रेड बन गया जी। ये कड़ा क्या बन गया, स्टॉक इन ट्रेड बन गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और फिर मैंने इसके बाद यहां से कड़ा कर दिया सेल। तो क्या मैं कह सकता हूं स्टॉक इन ट्रेड बेच दिया? क्या मैं कह सकता हूं कि स्टॉक इन ट्रेड बेच दिया? बिल्कुल बेच दिया। अब मुद्दा क्या निकल के आ रहा है कि अगर मैंने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, तो सेक्शन 247 ने बोला ये ट्रांसफर है भाई। तेरा कैपिटल एसेट को, प्लीज, तेरा कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करना, तेरा कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करना इज ए ट्रांसफर। ये ट्रांसफर है, मैं दोबारा बोलूंगा, ये ट्रांसफर है। बट प्रॉब्लम क्या निकल के, रे पैसा तो आया ही नहीं, पैसा तो आया ही नहीं ना, क्योंकि मैंने क्या किया, कन्वर्ट किया, मैंने बेचा तो है नहीं। बेचा मैंने कब है, यहां पर बेचा है, तो गवर्नमेंट ने कहा 45 टू सुन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर है। बट टैक्सेबिलिटी उस साल में करेंगे जिस साल में तू स्टॉक इन ट्रेड बेचेगा। तो जिस ईयर के अंदर मैं एक कड़ा बेचूंगा ना, उस साल में दो टैक्सेबिलिटी होंगी। उसी साल में हम कैपिटल गेन में भी टैक्सेबिलिटी करेंगे, और उसी साल के अंदर हम टैक्सेबिलिटी करेंगे पीजीपी के अंदर। अब पीजीपी के अंदर तो पीजीपी के अंदर तो सिंपल टैक्सेबिलिटी होगी। कितनी टैक्सेबिलिटी होगी, जितने का तुमने कड़ा बेचा वो तुम्हारा सेल प्राइस है, जितने का तुमने कड़ा बेचा वो तुम्हारा सेल प्राइस है। और जिस दिन तुमने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू दी होगी जी। कन्वर्जन के दिन की फेयर मार्केट वैल्यू दी होगी, वो तुम्हारी बन जाएगी इसकी कॉस्ट। तो इसको माइनस कर दो, ये तुम्हारा प्रॉफिट बिजनेस का निकल के आ जाएगा। तो सिंपल सी बात निकल के आ रही है कि जो यहां से तुम माइनस कर दोगे, ये तुम्हारा प्रॉफिट जो है बिजनेस का निकल के आ गया, ये प्रॉफिट तुम्हारा बिजनेस का है। अब कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, जिस दिन तुमने कन्वर्ट किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू तुम्हारा सेल प्राइस बन जाएगी। अब परचेज प्राइस तुम्हारे पास 10,000 का है ही है, उसको कन्वर्जन के दिन तक इंडेक्स कर लो। मैं दोबारा बोलूंगा, इंडेक्सेशन ट्रांसफर तक करेंगे, होल्डिंग पीरियड भी इंडेक्स वहीं तक करेंगे, ट्रांसफर तक करेंगे। सिर्फ कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी हम उस साल में करेंगे जिस साल में स्टॉक इन ट्रेड बेचा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है, हमें इंडेक्सेशन जो करना है वो ट्रांसफर तक ही करना है हमें। ठीक है जी, तो यहाँ पे सेल प्राइस है, कोवा तुम्हें पता है, उसको आई को में कन्वर्ट कर लो, यहाँ पे माइनस कर दो, ये तुम्हारा कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है, इधर देखो, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करना, इतने हिस्से पर कैपिटल गेन, जब स्टॉक इन ट्रेड बेचेंगे इतने हिस्से पर पीजी। पीजीपी कैसे निकलेगा, इसका सेल प्राइस माइनस में इस दिन की एफएमवी, ये तुम्हारा पीजीपी की इनकम है। अब इस दिन की एफएमवी, ये सेल प्राइस बनेगा, और कोवा तुम्हें पता होगी, इसको आई को में कन्वर्ट कर लो, ये तुम्हारा कैपिटल गेन आएगा। ये सिंपल सी बात है जी। ठीक है जी, ये सिंपल सी बात यहाँ पे निकल के आ रही है। और इंडेक्सेशन हमें कैपिटल गेन के अंदर करना पड़ेगा, और कहाँ तक करना पड़ेगा, इंडेक्सेशन जो हमें करना पड़ेगा वो यहाँ तक इंडेक्सेशन करना पड़ेगा, यहीं तक हम पोहा लेंगे, यहीं तक इंडेक्सेशन करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे बिजनेस की इनकम टैक्सेबिलिटी होती है, यहाँ कोई भी कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी नहीं होती, बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी? पक्का पक्का, चलो बहुत बढ़िया जी, डन। चलो, तो ये आपका निकल के आता है सेक्शन नंबर। अच्छा, एक बार एक पॉइंट और बताओ, अब अगर यहाँ पे ना एक पॉइंट और भी है, अगर मान लो मैंने सारा स्टॉक इन ट्रेड नहीं बेचा, मैंने 60% अगर स्टॉक इन ट्रेड बेचा है,
तो क्या कैपिटल गेन पूरा 100% टैक्सेबल हो जाएगा? याद करो पॉइंट मैंने तुम्हें क्लास के अंदर बताया भी था कि अगर मैंने 60% स्टॉक इन ट्रेड बेचा है तो क्या कैपिटल गेन पूरा 100% टैक्सेबल कर दोगे? आंसर इज नो। जितना स्टॉक इन ट्रेड बेचा होगा उतने ही कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी करेंगे। अगर 60% बेचा है तो कैपिटल गेन भी तुम्हारा 60% ही टैक्सेबल होगा। बस ये पर ध्यान दो। मैं दोबारा बोलूंगा, जितना आपने स्टॉक इन ट्रेड बेचा है उतनी ही कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी करेंगे, उसके ऊपर कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी नहीं करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। डन, लॉक कर दें, चलो जी। तो ये आपका 45 यहाँ पे निकल के आ चुका है। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अगला पॉइंट फिर यहाँ पर हम पहले करते हैं 45 ये करते हैं 45 देन 45 ए करेंगे, ठीक है जी। अब 45 क्या है? 45 है, जैसे मान लो एक आपके पास ना ये कैपिटल एसेट है। अब कैपिटल एसेट है और आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि फॉर एग्जांपल अब गवर्नमेंट को ना इस कैपिटल एसेट की नीड हो गई। नीड क्या हो गई? यहाँ पे मेट्रो वेट्रो बननी है, सड़कें वड़कें बननी है, और तुम्हारा घर जो है वो बीच में आ रहा है। अब तुम्हारा घर जो है बीच में आ रहा है और मेट्रो बननी है, तो गवर्नमेंट के दिक्कत आ रही है, भाई तुम्हारा घर बीच में आ रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है भैया इसको ना तो हमें बेच दे। मैंने कहा बेचूंगा नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अगर नहीं सेल करेगा तो हमारे पास पावर है, इसको हम कंपलसरी एक्वायर भी कर सकते हैं। इसको हम कंपलसरी एक्वायर भी कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, ये प्रॉपर्टी मेरी कंपलसरी एक्वायर कर ली सन 2021 के अंदर। ये एक्वायर कर ली कंपलसरी एक्विजिशन। अब जैसे ही कंपलसरी एक्वायर की तो कंपलसरी एक्विजिशन इज ए ट्रांसफर एज पर 247, इसको हम ट्रांसफर बोल देंगे। बट तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या ये ट्रांसफर के मतलब क्या ये अभी मुझे पेमेंट कर देंगे? नहीं, गवर्नमेंट है, पेमेंट करने में टाइम लगाती है। गवर्नमेंट ने कहा हम तुझे इस प्रॉपर्टी के ना मान लो 100 लाख रुपए देंगे। अब 100 लाख रुपए देंगे ये तो बोल दिया, कब देंगे ये नहीं बताया। अब क्या हुआ, इसकी इंस्टॉलमेंट आने लग गई। इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट ने मान लो पहली इंस्टॉलमेंट मुझे दी सन 2022 में 60 लाख, सन 2023 में 40 लाख। कोई मेरे को बताएगा इस 100 लाख रुपए को हम नाम क्या देते हैं? हाँ जी, इस 100 लाख रुपए को हम नाम क्या देते हैं जी? इस 100 लाख रुपए को हम नाम क्या देते हैं? इस 100 लाख रुपए को हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? ओरिजिनल कंपनसेशन। क्या नाम देते हैं? ओरिजिनल कंपनसेशन। अब मुद्दा क्या निकल के आ रहा है कि ये 100 लाख रुपए हमें कैपिटल गेन में टैक्सेबल करने हैं। किस ईयर में करें? जिस ईयर में कंपल्सरी एक्वायर किया नहीं, क्योंकि वहां तो पैसा मिला ही नहीं। पैसा कब मिला? 22 में और 23 में। तो गवर्नमेंट ने कहा ओरिजिनल कंपनसेशन उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब मिल रही है? 2022 में। तो 2022 में पूरा का पूरा कैपिटल गेन टैक्सेबल कर देंगे। सेल प्राइस यहाँ पे 60 लाख नहीं लेंगे, सेल प्राइस पूरा का पूरा 100 लाख लेंगे। सेल प्राइस यहाँ पे 100 लाख लेंगे। कोस्ट तुम्हें पता है, उसको आई को हमें कन्वर्ट कर लो। आई को कहां तक करेंगे? कंपल्सरी एक्विजिशन तक करेंगे, और सारा कैपिटल गेन निकाल दो। जब ये 40 लाख तुम्हें अगले साल मिलेंगे, अगले साल ये 40 लाख दोबारा टैक्सेबल नहीं होंगे। रीजन, क्योंकि ऑलरेडी ये 2022 में टैक्सेबल हो चुके हैं। तो ये बात ध्यान देना, ओरिजिनल कंपनसेशन जो होता है वो उस ईयर में सारा का सारा हमें टैक्सेबल करना होता है जिस ईयर में फर्स्ट रिसीव होता है। मैं ये नहीं कह रहा जैसे जैसे मिलेगा, जिस ईयर के अंदर फर्स्ट रिसीव हुआ, चाहे वो 10 लाख मिला, 5 लाख मिला, 2 लाख मिला, कुछ भी मिला, जिस ईयर में तुम फर्स्ट रिसीव करोगे उस ईयर में सारा का सारा कैपिटल गेन जो होगा वो हम टैक्सेबल कर देंगे। बस ये बात ध्यान दो। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि भैया अगर यहाँ पर मिले तो सारे के सारे कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी 2022 में करेंगे। ये पॉइंट यहाँ पे आपको दिमाग में लेकर चलना पड़ेगा। बस ये बात ध्यान दो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। पक्का पक्का, क्या इसको लॉक कर सकते हैं? चलो अब एक बात में गौर बताओ जी, एक बात में गौर बताओ। अब ये तो हो गया टैक्सेबल, ये हो गया टैक्सेबल जी। अब सुनो ध्यान से। अब क्या हुआ, मेरे को लगा भाई पैसे कम है, मेरे को लगा भाई साहब पैसे तो कम है जी। अब मेरे को लगा पैसे तो कम हैं, तो पैसे कम हैं तो अब क्या करें जी? मेरे को लगा पैसे तो कम है, तो पैसे कम है तो अब क्या करें? तो गवर्नमेंट ने कहा हमें तो नहीं पता, हम तो 100 लाख रुपए देंगे। तो मैंने कहा यार ये तो कोई गलत बात हो गई, ये तो कोई बात थोड़ा है कि आप मेरे को 100 लाख रुपए दोगे। तो गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास तो 100 लाख रुपए ही हैं। गवर्नमेंट ने कहा अगर तेरे को दिक्कत आ रही है तो अपील कर दे, अगर तुझे प्रॉब्लम आ रही है तो अपील कर दे, अपील में चला जा। अब मुद्दा क्या निकल के आ रहा है कि चलो मैंने अपील कर दी, मैंने अपील कर दी। अब हाई कोर्ट ने कह दिया, अच्छा हाई कोर्ट के पास गया, हाई कोर्ट ने कहा टाइम लगेगा। मैंने कहा एक बार देख लो। हाई कोर्ट ने मेरा केस देखा और हाई कोर्ट ने ना इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया, फाइनल नहीं, इंटरिम ऑर्डर। और हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर ने मुझे बोल दिया कि भाई साहब आपको 40 लाख रुपए और मिलेंगे, 40 लाख रुपए और मिलेंगे, हम अभी तुझे कह रहे हैं। क्या ये इंटरिम है या फाइनल है? इंटरिम है, फाइनल चेंज भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने कहा जो ये 40 लाख तुझे अभी मिल रहे हैं इंटरिम से, ये अभी टैक्सेबल नहीं करेंगे हम, क्योंकि अभी फाइनल ही नहीं है। याद करो, अगर कंपनसेशन इंटरिम ऑर्डर से इंक्रीज हो जाता है
वो उस ईयर में टैक्सेबल करते हैं जिस ईयर में फाइनल ऑर्डर आएगा। तो भाई ये 40 लाख रुपए ना मैं उस साल में टैक्सेबल कर रहे हैं जिस साल फाइनल ऑर्डर आएगा। फाइनल ऑर्डर कब आएगा वो नहीं मुझे पता, बट जिस साल भी फाइनल ऑर्डर आएगा ये 40 के 40 लाख रुपए उस साल में टैक्सेबल करने हैं, उससे पहले टैक्सेबल नहीं करने। अच्छा अब क्या हुआ, सुनो ध्यान से, नहीं सुनो ध्यान से, अब क्या हुआ, अब दिक्कत क्या आई कि मान लो फॉर एग्जाम्पल अब गवर्नमेंट का ना फाइनल ऑर्डर आ गया मान लो 80 लाख का। अब गवर्नमेंट का फाइनल ऑर्डर आ गया 80 लाख का। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब गवर्नमेंट का अगर फाइनल ऑर्डर 80 लाख रुपए का आया, बताओ क्या करें। गवर्नमेंट का फाइनल ऑर्डर 80 लाख रुपए का आया है, बताओ क्या करें, जल्दी बताओ। अगर गवर्नमेंट का फाइनल ऑर्डर 80 लाख रुपए आया है, बताओ क्या करें, जल्दी बताओ। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर गवर्नमेंट का फाइनल ऑर्डर 80 लाख रुपए आया है, बताओ क्या करें, जल्दी बताओ क्या करेंगे जी। 40 लाख पहले मिले, 40 लाख और बढ़ के फाइनल से, तो अब जो ये 40 लाख रुपए फाइनल ऑर्डर ने और बढ़ाए, बताओ ये टैक्सेबल कब करेंगे आप, थोड़ा बहुत याद करके मुझे बताओ। जो 40 लाख फाइनल ऑर्डर ने और बढ़ा दिए, 40 तो इंटरिम वाले हैं, इंटरिम वाले टैक्सेबल कर दोगे फाइनल पे। जो फाइनल ने 40 लाख रुपए बढ़ा दिए वो कब करोगे, याद आ रहा है कुछ, जैसे जैसे वो रिसीव होंगे वैसे वैसे वो टैक्सेबल होंगे। तो ये फाइनल के टाइम पर नहीं होंगे, गलती से फाइनल के टाइम में मत कह देना। अब ये 40 लाख जो फाइनल है और बढ़ाए, ये अगर इसी साल मिल जाएंगे तो इस साल टैक्सेबल करेंगे, अगले साल तो अगले साल, जैसे जैसे वो रिसीव होते रहेंगे ना वैसे वैसे वो टैक्सेबल करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। कंपनसेशन देखो इधर, कंपनसेशन की दो कैटेगरी, या तो ओरिजिनल या इनहेंस। ओरिजिनल तो टैक्सेबल होगा फर्स्ट रिसीव पर, सारा का सारा 100%। ठीक है, इनहेंस जो है, इनहेंस वाले केस में दो केस हैं, या तो इनहेंस बाय इंटरिम है या इनहेंस बाय फाइनल है। ठीक है, इनहेंस बाय इंटरिम ऑर्डर जो है वो टैक्सेबल करेंगे फाइनल ऑर्डर के टाइम पर जब फाइनल आएगा। इनहेंस बाय फाइनल जो है वो जैसे जैसे रिसीव करेंगे वैसे वैसे टैक्सेबल करेंगे। ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। बस एक पॉइंट और सुन लेना, अब जब ये इंटरिम वाला फाइनल पे टैक्सेबल करोगे या फाइनल वाला जैसे जैसे रिसीव करेंगे वैसे टैक्सेबल करेंगे, इसमें कोस्ट आप लेके चलोगे नील। तो मेरे को बोलेगा कोस्ट यहाँ पे नील क्यों लेके चलेंगे, रीजन क्या है, ऑलरेडी कोस्ट हम ओरिजिनल के टाइम पर ले चुके हैं। जब सारी कोस्ट हम वहां पे ले चुके हैं तो यहाँ पर कोस्ट बनेगी नील। और जो अगर ये लॉन्ग टर्म है तो इनहेंस वाला भी लॉन्ग टर्म आएगा, अगर ये शॉर्ट टर्म है इनहेंस वाला भी शॉर्ट टर्म है। मतलब इसकी नेचर डिपेंड करती है तुम्हारा ओरिजिनल कंपनसेशन पर, क्या गेन निकल कर आया है इस पे डिपेंड करती है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी आपको? क्या आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? मैसेज क्यों नहीं आ रहे? मेरी आवाज आ रही है अब तक? साउंड आ रही है मेरी? ठीक है जी, डन। चलो इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो यार पहले, इसमें कोई भी डाउट आ रहा है पहले पूछ लो जी। हाँ जी, अप्रोक्सीमेट इस टाइम 30,000 बच्चा लाइव बैठा है, तो 30,000 बच्चे के मैसेज तो मैं वैसे पढ़ नहीं पाऊंगा, बट फिर भी जिनके डाउट है मुझसे पूछ लो जी। लो तो यार वैसे आ रही है, मेरे को ना फीवर हो रहा है 2-3 दिन से, मौसम चेंज हो रहा है ना। पूरा दिन मेरी क्लास चल रही है फुल डे, मेरे बैच खत्म होएंगे एक दो तो थोड़ा रिलीफ मिले, क्लास में कोई छोड़, मान भोलेनाथ मेरे को पावर दे दे एकदम जबरदस्त वाली। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताओ फटाफट से जी। फाउंडेशन के बैच अभी स्टार्ट होंगे, अनाउंसमेंट आ जाएगी जी फाउंडेशन के, हर्षा अनाउंसमेंट आ जाएगी बहुत जल्दी, तो उसकी आप टेंशन मत लो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पक्का पक्का। चलो अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। अब अगला पॉइंट ये निकल के आ रहा है सेक्शन नंबर 45(5)(a). अब सेक्शन नंबर 45(5)(a) सुनो, 45(5)(a) क्या है, याद करो 45(5)(a) कुछ याद आ रहा है? 45(5)(a) क्या था
कि जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, याद है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट था, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, बोलो बोलो बोलो, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट था, है नहीं, याद है कुछ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट था जी। यहाँ पर मैंने कहा था कि मेरे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, खाली पड़ी है, एक बिल्डर मेरे पास आया, उसने बोला यहाँ पर बिल्डिंग खड़ी कर देता हूँ, कुछ फ्लोर तुम रख लो, कुछ फ्लोर मैं रख लूंगा, कुछ फ्लोर मैं बेच दूंगा, कुछ फ्लोर मैं तुम्हें बना के दे दूंगा, और तुम मेरे को बदले में 40% पोर्शन लैंड का दे दो या 60% पोर्शन लैंड का दे दो, और इतने परसेंट पोर्शन मैं तुम्हें बना के दे दूंगा, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो जी। याद है कुछ ऐसा ऐसा हमने क्लास में किया था जी, याद है कुछ ऐसा ऐसा हमने किया था, चलो बहुत बढ़िया अगर आपको याद आ रहा है जी। तो अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अब 45(5)(a) उस केस में एप्लीकेबल होता है। 45(5)(a) है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है जी, इसमें होता है फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक बिल्डर है, उसने बोला मैं यहाँ पर बिल्डिंग तुम्हें कंस्ट्रक्ट करके दे दूंगा, और मान लो मैं तुम्हें 3 फ्लोर बना के मैं तुम्हें दे दूंगा वीजी को, और तुम्हें उसके बदले में क्या देना पड़ेगा डीएलएफ को, वो कहता है 60% लैंड की ओनरशिप तुम्हें ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, 40% मेरे पास है, 60% तेरे पास जा रही है, उसके बदले मुझे क्या मिल रहे हैं, 3 फ्लोर मिल रहे हैं। अब मेरे को बताओ, अगर ये फ्लोर व्लोर बनाने हैं, 3 फ्लोर टोटल नहीं बनेंगे, और भी फ्लोर बनेंगे ऑब्वियस सी बात है, बट 3 फ्लोर मुझे मिलेंगे। तो अगर ये फ्लोर बनाने हैं तो क्या मुझे लैंड का पोजेशन देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल पोजेशन देना पड़ेगा जी। अब जो मुझे लैंड का पोजेशन देना पड़ रहा है, जो मुझे लैंड का पोजेशन देना पड़ रहा है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, क्या पोजेशन को हम ट्रांसफर मान लेते हैं, बिल्कुल मान लेते हैं। अब अगर पोजेशन को हम ट्रांसफर मान लेते हैं, सुनना, अगर पोजेशन को हम ट्रांसफर मान लेते हैं, तो क्या यहीं पर हम कैपिटल गेन लगा सकते हैं? नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ लैंड का पोजेशन दिया है, अभी तो उस पर बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग खड़ी होगी, कंस्ट्रक्शन होगी, फिर मुझे कुछ फ्लोर मिलेगा, तब मुझे कहीं जाके फायदा होगा, अभी तो सिर्फ मैंने पोजेशन दी है। पोजेशन पर ट्रांसफर बन गया, क्योंकि 247 ने बोला पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज है ट्रांसफर। क्या कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी हम कर देंगे तो हार्डशिप नहीं हो जाएगी? यस हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो जी, ये पोजेशन ट्रांसफर है, बट जब तुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, जब तुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, उस ईयर में हम कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। ये तो तूने पोजेशन दिया, पोजेशन क्या बन गया, ट्रांसफर बन गया, क्या बन गया, ट्रांसफर बन गया। फिर जो तुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, उस कंप्लीशन सर्टिफिकेट को हम क्या बोलेंगे, उस ईयर में टैक्सेबिलिटी करेंगे। अब मुद्दा क्या निकल के आ रहा है, तो भैया सेल प्राइस क्या लेंगे? तो गवर्नमेंट ने कहा था सिंपल है, सेल प्राइस क्या लेंगे, जितने फ्लोर, 3 फ्लोर मिले, जितने फ्लोर तुझे मिले हैं उतने फ्लोर की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, एक तो ये, जितने फ्लोर भी तुझे मिले हैं, जितने फ्लोर भी तुझे मिले हैं उतने फ्लोर की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ये, प्लस में अगर तुझे कुछ मिला है कैश में, जितने फ्लोर भी तुझे मिले हैं उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, प्लस में अगर तुझे मिला है कुछ कैश में, इन दोनों को जोड़ के तेरा सेल कंसीडरेशन बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ के तेरा क्या बन जाएगा, सेल कंसीडरेशन बन जाएगा। और कॉस्ट कितनी लेनी है, कॉस्ट तूने 60% लैंड की ओनरशिप दे दी है। अब 60% लैंड की ओनरशिप तूने दी है, तो अगर तूने 60% लैंड की ओनरशिप दी है, इसकी जो कॉस्ट निकल के आएगी, क्योंकि ये जा रही है ना, तो पूरी की पूरी प्लॉट ऑफ लैंड की कॉस्ट नहीं लेनी, पूरी की पूरी की नहीं, पूरी प्लॉट ऑफ लैंड की जो कॉस्ट है उसका 60% पोर्शन निकाल के उसको आईकोआ में कन्वर्ट करके फिर यहाँ पर कैपिटल गेन हमें निकालना है। तो मतलब जो 3 फ्लोर आ रहे हैं उसकी एसडीवी प्लस में कैश, ये मेरा सेल कंसीडरेशन है। उसके बाद जो जा रहा है मेरी जेब से जा के आ रहा है, 60% लैंड जा रही है, उसकी कॉस्ट मेरी यहाँ पर बन जाएगी, और देन फिर मेरा यहाँ पर बैलेंस जो है वो कैपिटल गेन निकल कर आ जाएगा। बस ये बात ध्यान दो, ये बात आपकी यहाँ पे निकल के आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का पक्का, क्या इसको हम लोग कर सकते हैं? तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का ना? तो बस ये पॉइंट आपका 45(5)(a) के अंदर है। अब मैं फटाफट से आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, देखो जी 45(1)(a), इसने अभी तक पूरी क्लास नहीं सुनी, ये 5 मिनट सुन लेना, समझ में आ जाएगा। बच्चा कह रहा फिर 5 मिनट सुन लेता, क्यों पूरी क्लास सुनी? हाँ तो 5 मिनट दोबारा सुन लो, ये रिवीजन का रिवीजन है। पहली बात, ये इंश्योरेंस क्लेम वाले केस में लगेगा जी, ठीक है जी, ये इंश्योरेंस क्लेम वाले केस में लगेगा। ये कैपिटल सेट को अगर स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करोगे ये तब लगेगा। और ये आपका 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन वाले केस में लगेगा, और ये जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट वाले केस में लगेगा जी। अब एक बार मेरे को फटाफट से बताओ, इंश्योरेंस क्लेम वाले केस में ट्रांसफर कब बनेगा? डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन को ट्रांसफर बोलेंगे। 45(2) डेट ऑफ कन्वर्जन को ट्रांसफर बोलेंगे। फिर डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन को हम ट्रांसफर बोलेंगे।
और डेट ऑफ पोजेशन को हम बोलेंगे ट्रांसफर, ये तो होगी ट्रांसफर की डेट। कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी कब करेंगे जी? जब इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होगा, जब स्टॉक इन ट्रेड सेल होगा, और यहाँ पे फिर 45(5) में जब तुम्हें ओरिजिनल कंपनसेशन मिलेगा उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर, और इनहेंस कंपनसेशन जैसे जैसे रिसीव होगा वैसे वैसे। ठीक है, बट इनहेंस के दो केस होते हैं, या तो इनहेंस इंटरिम या फाइनल। इंटरिम वाला फाइनल पे, और फाइनल वाला जैसे जैसे रिसीव होगा वैसे वैसे। और जॉइंट वाला एग्रीमेंट जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होगा तब। उसके बाद अब यहाँ पे सेल प्राइस क्या लेते हैं जी? सेल प्राइस लेते हैं आपका इस वाले केस में जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल रहा है, इंश्योरेंस क्लेम, या जो एसेट मिल रही है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। यहाँ पे क्या लेते हैं? स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्जन वाले दिन में, जिस दिन आपने कन्वर्ट किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, ये बनेगा। कंपनसेशन वाले केस में क्या लेते हैं? ओरिजिनल कंपनसेशन पूरा का पूरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर, और इनहेंस कंपनसेशन वाले केस में जो पैसा मिला उसमें कॉस्ट नहीं लेते, कॉस्ट नहीं होती है, कॉस्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं। और इसमें कॉस्ट क्या लेते हैं? इसमें सॉरी सेल प्राइस क्या लेते हैं? जो आपकी एसडीवी है, जो फ्लोर मिले प्लस में कैश, इन दोनों को जोड़ के ये तुम्हारा सेल प्राइस बनेगा। ये सारी बातें आपकी निकल के आ रही। हाँ रोशनी, 60% जो लैंड है उसकी कॉस्ट माइनस करेंगे, बिल्कुल जी, बिल्कुल उसी की कॉस्ट माइनस करेंगे जी, उसी की कॉस्ट यहाँ पर माइनस करेंगे, ये बात ध्यान दो जी। क्या यहाँ तक क्लियर है? पक्का पक्का। चलो, तो ये पॉइंट हमारे यहाँ पे खत्म हो जाता है जी। अब मैं दो छोटे छोटे प्रोविजन और करा रहा हूँ। ठीक है, 50C हम नेक्स्ट कल वाली क्लास में करेंगे। एक 50CA करा रहा हूँ और एक 50D करा रहा हूँ जी, फटाफट से। 50CA, 50CA याद है? 50CA क्या था? 50CA पहली बात तो एप्लीकेबल होता है अनलिस्टेड कंपनी के अगर आपने शेयर्स सेल किए हैं। लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेचे हैं 50CA नहीं लगेगा, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेचे हैं 50CA लगेगा। क्या कहते हैं जी? अगर आपने अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेचे हैं, दोबारा बोलूंगा, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेचे हैं, तुम्हारा सेल प्राइस तुम्हारी फेयर मार्केट वैल्यू से कम है। अगर तुम्हारा सेल प्राइस तुम्हारी फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर तुम्हारा सेल प्राइस तुम्हारी फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, तो फिर जो तुम्हारी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो तुम्हारा सेल कंसीडरेशन बन जाएगा। मतलब अगर तुम्हारा सेल प्राइस मान लो अनलिस्टेड शेयर बेचने का 100 रुपये है, एफएमबी तुम्हारी 150 रुपये है, तो 150 तुम्हारा सेल प्राइस बनेगा, 100 नहीं बनेगा। एक्चुअल सेल प्राइस किसी काम का नहीं है अनलिस्टेड वाले केस में। लिस्टेड वाले केस में एक्चुअल सेल प्राइस बनेगा, अनलिस्टेड वाले केस में एफएमबी जो होगा वो तुम्हारा सेल प्राइस बन जाएगा। अगर तुम्हारा सेल प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से कम है तो एफएमबी तुम्हारा सेल प्राइस बनेगा। कॉस्ट तुम्हें पता होगी, कैपिटल गेन तुम निकाल दो, ये हमारा 50C है। 50D याद करो, 50D आपको मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था गुडियर कंपनी का, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, जहां पर मैंने कहा था कि अगर तुम्हारा सेल प्राइस असर्टेन नहीं हो पा रहा, नो डिटर्मिनेबल है, डिटरमाइन नहीं हो पा रहा, अगर किसी केस में सेल प्राइस तुम्हारा डिटरमाइन नहीं हो पा रहा, असर्टेन नहीं हो पा रहा, तो जो भी तुम्हारी फेयर मार्केट वैल्यू होती है जिस दिन तुमने ट्रांसफर किया वो तुम्हारा सेल कंसीडरेशन बन जाता। मैं एक बार दोबारा बोलूंगा जी, मैं एक बार दोबारा बोलूंगा, एक बार फिर बोलूंगा, एक बार फिर बोलूंगा। मैं बोलूंगा एफएमवी, अगर तुम्हारा सेल प्राइस डिटरमाइन नहीं हो पा रहा, अगर तुम्हारा सेल प्राइस नॉट असर्टेनेबल है, कैन नॉट बी डिटरमाइन है, कैन नॉट बी डिटरमाइन है, तो उस केस में गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जो तुम्हारी फेयर मार्केट वैल्यू होगी ट्रांसफर के दिन की उसी को हम सेल प्राइस बना देंगे। तो ध्यान रखना दोनों अलग अलग हैं। 50CA अनलिस्टेड कंपनी के लिए सेल प्राइस एफएमवी से कम है, एफएमवी सेल प्राइस। 50D एप्लीकेबल फॉर ऑल, सबके लिए। अगर किसी केस में सेल प्राइस तुम्हारा असर्टेनेबल नहीं है, मान लो तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ इसका सेल प्राइस असर्टेनेबल नहीं हो रहा, एफएमवी दी हुई है, तो एफएमवी जो दी होगी वही तुम्हारा सेल प्राइस बन जाएगा। ये 50D निकल के आता है, बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये पॉइंट हम इसको पैक कर देते हैं। कल वाली क्लास में 112A लॉन्ग टर्म गेन वाला, 50C, 51, 50B स्लम सेल वाला वो हम कंप्लीट करेंगे। होपफुली कल कैपिटल गेन कंप्लीट करके परसों इसके बाद एक बार हम क्वेश्चन देख लेंगे 10 तारीख को। फिर 5 दिन हमारे बचेंगे, 5 दिन के अंदर पीजीपी और क्वेश्चन वो करने हैं। 15 तारीख हमारा क्या है, मतलब 15 तारीख को क्या है, डे क्या है, डे मार्च है ना? हाँ, तो 15 तारीख को फ्राइडे है, 15 तारीख को फ्राइडे है। चलो देखते हैं
फ्राइडे है तो नहीं तो 18 से कर लेंगे। उसके बाद हमने जीएसटी करना क्या है। 18 मार्च, अप्रैल, टाइम है आराम से, बहुत बढ़िया हो जाएगा जीएसटी। तुम जीएसटी में नहा लोगे तब तक तो। देखते हैं चलो। यार टेस्ट की ना, मैंने वो करंट बैच वालों का टेस्ट लिया था, उसके अंदर मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है टेस्ट की, तो मैं वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा। उसके आंसर की ना मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, तो मैं वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा वीडियो का लिंक, तो उसमें आप टेस्ट के आंसर चेक कर सकते हो एक बार। वैसे वो मॉड्यूल के ही हैं, अगर आप चेक करोगे उसमें से कई क्वेश्चन मॉड्यूल के हैं। जून में होने के चांसेस ज़्यादा हैं इस बार, बट मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा भैया, तुम अपनी तैयारी चालू रखो। जून में हो रहे हैं तुम्हारे लिए अच्छी बात है, बट एक नुकसानदायक चीज़, पेपर भी टफ आ सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि पेपर जितने डिले होंगे उतने पेपर टफ भी बन सकते हैं। तो अपने दिमाग में ना वो खुराफाती दिमाग मत चलाना, अपना बेस्ट देना आपने बस, चाहे हो मई में चाहे हो जून में। जून में है 2-3 रिवीजन और पेल दो, मई में है तो जो प्लान चल रहा है वो चलो जी, कुछ नहीं कह सकते एग्जाम का जी। वही हेमंत, बस अब स्टार्ट हो जाएंगे पीजीपी के साथ ही। ठीक है जी, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करते हैं कल वाली क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। नहीं क्लैश नहीं हो सकते, वो देखते हैं कैसे होगा, देखते हैं। ठीक है, ओके जी, बाय बाय।